हेलो एवरीवन, आई ललित धनकर वेलकम यू ऑल टू टीचर ऑन बोर्ड। आज हम पढ़ेंगे हिंदू का एडिटोरियल। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द शो। एडिटोरियल्स पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स लिखे हैं इनके मीनिंग आपको याद होने चाहिए। तो क्या होगा कि जो भी आप एडिटोरियल पढ़ेंगे उसको पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो जो हमारा वर्ड है पहला वो है कोकसेस। ये प्लूरल है, सिंगुलर हमारा में सिंगुलर होगा तो कोकस रहेगा, जो एस है वो हट जाएगा। ठीक है, कोकस रहेगा। कोकस का मतलब होता है पॉलिटिकल मीटिंग। पॉलिटिकल मीटिंग कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग या फिर ऐसी गैदरिंग जिसमें पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ें डिस्कस की जा रही हो। ठीक। सिनोनिम्स में हमारे पास है मीटिंग्स, असेंबलीज। एंटोनियम्स में हमारे पास डिसेंट एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट एंड डिसऑर्गेनाइजेशन अगर हिंदी में बात करें तो सभा। ठीक, सभा को हिंदी में बोलेंगे। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो वहीं पर हमारे पास है द पार्टी हेल्ड कोकसेस टू डिसाइड ऑन द कैंडिडेट। तो भाई जो पार्टी है उसने क्या मीटिंग रखी, किस लिए? कैंडिडेट डिसाइड करने के लिए कि जो हमारी पार्टी का कैंडिडेट होगा वो कौन होगा। सेकंड वर्ड है हमारे पास स्कूप्ड अप। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है स्कूप्ड अप। स्कूप्ड अप का मतलब होता है गैदर्ड एंड और कलेक्टेड। डिस्पेंस्ड और स्कैटर्ड इसके एंटोनियम्स रहेंगे, वहीं गैदर्ड और कलेक्टेड इसके सिनोनिम्स रहेंगे। हिंदी में हमारे पास है इकट्ठा कर लेना, कुछ भी चीज़ का कलेक्शन, गैदर्ड, उसको हम बोल देंगे स्कूप्ड अप। ही स्कूप्ड अप अवार्ड्स एट द सेरेमनी। तो भाई उसने क्या करा, सेरेमनी में उसको बहुत सारे अवार्ड्स की प्राप्ति हुई। ऐसा लग रहा है उसने अवार्ड्स इकट्ठे कर रखे हों। ठीक। स्विंग स्टेट। अब स्विंग स्टेट का क्या मतलब होता है? स्विंग स्टेट वैसे सिनोनिम्स में हमारे पास आ जाएगा बैटल ग्राउंड और अनडिसाइडेड स्टेट। देखो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। स्विंग स्टेट का मतलब हमें नहीं पता अभी जो स्टेट है, ठीक है, अभी जो स्टेट है इसमें जैसे हम बोलते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, तो ऊंट किस करवट बैठेगा। ऊंट किस करवट बैठेगा तो ये हिंदी का मुहावरा भी है, जिसमें हमें ये हम बोलते हैं कि जो अभी जो सिचुएशन है इसमें हमें पता नहीं कि जो फैसला है वो क्या आएगा। मान लो देश में चुनाव होते हैं, आज लोकसभा चुनाव इंडिया में होते हैं, तो आज से 8 दिन बाद अगर चुनाव है तो हम यहाँ नहीं कह सकते अभी कि कौन सी पार्टी जीतेगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो ये हो गई हमारी स्टेट ऑफ स्विंग, या हम बोल सकते हैं स्विंग स्टेट। ठीक है, कि भाई कौन सी पार्टी बैठेगी या फिर डिसीजन क्या आएगा, फैसला क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, हमें नहीं पता है। बैटल ग्राउंड स्टेट, अनडिसाइडेड स्टेट। ठीक, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। वहीं एंटोनियम्स की बात करें तो सेफ स्टेट, प्रेडिक्टेबल स्टेट। एग्जाम्पल में हमारे पास फ्लोरिडा इज़ अ क्रूशल स्विंग स्टेट इन द इलेक्शन। देखो ये सब फ्लोरिडा यहाँ पर आया और यहाँ पर भी यहाँ पर डिसाइडेड कैंडिडेट वगैरह इसलिए आ रहा क्योंकि जो हमारा पैराग्राफ है वो इन इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड है। यूएस में जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे रिलेटेड हमारा एडिटोरियल रहेगा, तो उसी से संबंधित हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक। इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? बहुत बार हम पढ़ते हैं इलेक्टोरेट इलेक्टोरेट हम पढ़ जाते हैं पर एक्चुअल मीनिंग हमें पता नहीं होता। इलेक्टोरेट का मतलब होता है वोटर्स। आम बोलचाल भाषा में हम वोटर शब्द यूज़ करते हैं दोनों ही जगह, हिंदी और इंग्लिश में, इसलिए हमें पता नहीं होता कि इलेक्टोरेट भी इसको बोलते हैं। सिटीजनरी बोलेंगे हम कि भाई कोई सिटीजन है। ठीक। एंटोनिम्स हमारे पास है नॉन वोटर्स और इन एलिजिबल। नॉन वोटर्स और इन एलिजिबल हिंदी में मतदाता। ठीक, मतदाता को हिंदी में बोलेंगे, वोटर्स को मतदाता या इलेक्टोरेट। द इलेक्टोरेट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी में इलेक्टोरेट जो रहता है वो एक क्रूशियल रोल अदा करता है। बहुत क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। ठीक। नेक्स्ट, इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट शब्द का अर्थ क्या है? इंडिक्टमेंट का अर्थ क्या है?
अभियोग आपने बहुत बार सुना होगा, अभियोग शब्द भारी भरकम शब्द है, तो एक्यूसेशंस हम बोलते हैं, एक्यूसेशंस इल्जाम लगाना, है ना, क्या, इल्जाम, एक्यूज करना, इल्जाम्स, टू पुट चार्जेस। वहीं पर एंटोनिम्स हमारे पास है एक्विटल और एक्सोनरेशन, एक्विटल और एक्सोनरेशन। एग्जाम्पल्स में हमारे पास है ही फेस्ड मल्टीपल इंडिक्टमेंट्स फॉर फाइनेंशियल फॉर फ्रॉड, तो भाई उसको मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल एक्यूजेशन उस पर लगे हैं क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से। अब हमारे पास है क्वेगमायर्स। क्वेगमायर्स का मतलब क्या होता है, क्वेगमायर्स का मतलब होता है कठिनाई। सिनोनिम्स में हमारे पास प्रेडिक्मेंट्स और डायलेमा। डायलेमा ऐसी कन्फ्यूजन स्टेट रहती है जिसमें हम फैसला नहीं कर पाते। जैसे बहुत सी बार अगर आपने तारक मेहता देखा तो उसमें जो दया बहन रहती है तो उसको हर दिन भर उसको धर्म संकट होता रहता है, तो वो फैसला नहीं ले पाते, इसको डायलेमा होता रहता है। ठीक, सॉल्यूशंस इसके एंटोनिम है और रेजोल्यूशन। एग्जाम्पल्स में हमारे पास है द नेगोशिएशंस लेड टू अ डिप्लोमेटिक क्वेगमायर, तो डिप्लोमेटिक डायलेमा, है ना, में जो नेगोशिएशंस है वो डिप्लोमेटिक डायलेमा में तक पहुंच गए। पोल पोजीशन, देखो ये एक थोड़ी सी नई टर्म है पोल पोजीशन। क्वेगमायर भी नई टर्म है पर वो जो उसका सिनोनिम्स है वहाँ से समझ में आ जाता है। पर पोल पोजीशन कैसी, लीडिंग पोजीशन, जैसे वो टॉप स्पॉट। देखो एक आया कहाँ से है ये, जैसे जब रैली रेसिंग होती है ना कार्स की, तो कार्स मान लो ये ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक है इस तरह से। अब यहाँ पर 20 कारें खड़ी हैं, तो पॉसिबल नहीं कि 20 कारों को सब एक रो में आप खड़ी कर दो। तो कार कैसे खड़ी होती है, मान लो ये एक कार है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, फिर इनके पीछे खड़ी करना पड़ता है, समझ रहे हो आप। तो ऐसे करके 20 कार खड़ी होंगी और रेस तो इस साइड होनी है, तो ये जो आगे जो कार खड़ी हैं इनको बेनिफिट है। तो इस जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं पोल पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, पोल पोजीशन। तो यहाँ से ये टर्म आया है पोल पोजीशन, मतलब एक एडवांटेज पोजीशन पर हो आप, एडवांटेजेस पोजीशन पर हो, लीडिंग पोजीशन, टॉप स्पॉट। और वहीं पर एंटोनियम हो जाएगा ट्रेलिंग पोजीशन, बॉटम स्पॉट। पोल पोजीशन हिंदी में भी यही है। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीम सेक्योर्ड द पोल पोजीशन इन द चैंपियनशिप। तो भाई जो भी चैंपियनशिप हो रहा था, जो भी टूर्नामेंट हो रहा था ना, उसमें जो टीम ने क्या करा, एक पोल पोजीशन ली, एक एडवांटेजेस पोजीशन पर वो खड़े हैं। अब यहाँ पर ये एडवांटेजेस कैसे हैं, देखो यहाँ पर इनके सामने कोई भी नहीं है, कोई ट्रैक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई कार नहीं है, तो ये जल्दी एक्सेलरेट करके आगे रह सकते हैं। और बाकी जो पीछे वाले हैं इनके आगे पहले से ही है, तो ये ब्लॉक करके रखेंगे। समझ गए आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ड्विंडल्ड, ड्विंडल्ड अच्छा शब्द है। ड्विंडल्ड के सिनोनिम्स में हमारे पास देखे तो डिक्रीज्ड, डिमिनिश्ड, और एंटोनियम से इंक्रीज, एक्सपांडेड, है ना। हिंदी में है घटना, घटना मतलब कम होना। एक घटना मतलब होता है एक्सीडेंट, ठीक, घटना घटित होना, और एक घटना मतलब होता है कम, तो ये कम वाला घटना है। ठीक, 10 रिसोर्सेस ड्विंडल्ड ओवर टाइम, ये सही भी है। देखो धरती पर लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो अब वो क्या होंगे कि अगर हम उनका दुरुपयोग करेंगे, अनावश्यक रूप से अगर उनका उपयोग करेंगे हम जो रिसोर्सेज है, देन दे विल डेफिनेटली एक्सटिंक्ट वन डे, तो वो क्या हो जाएंगे, एक दिन जरूर से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें उनको हिसाब से यूज़ करना है। तो द रिसोर्सेज ड्विंडल्ड ओवर टाइम, तो रिसोर्सेज समय के साथ ख़त्म हो गए, और ये तो एग्जाम्पल है पर एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाने। कॉन्ट्रेरिली, कॉन्ट्रेरिली का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स में हमारे पास कन्वर्सली, अपोजिटली, भाई जो भी अपोजिट में हो, जो भी अगेंस्ट में हो, है ना। सिमिलरली, करस्पॉन्डिंगली, विरोधाभास, विरोधाभास। एग्जाम्पल में देखें, कॉन्ट्रेरिली द रिजल्ट शोड एन अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड, तो मतलब देखा ये जा रहा था कि मान लो जो जब मैं बोलूँ कि आज बारिश होगी, ठीक, तो बारिश तो हुई नहीं, कॉन्ट्रेरिली सनी डे हो गया, सन निकल के आ गया,
तो हम इसका अपोजिट हुआ कि बारिश होनी थी, बादल भी नहीं, यहाँ तो पूरे बादल भी छट गए और सन निकल गए। एकदम अपोजिट हो जाना, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एकदम अपोजिट हो जाना। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? इनकम्बेंट का मतलब सिनोनिम से हमारे पास होल्डर, ऑक्यूपेंट, तो जो ऑक्यूपाइड रहता है उसको इनकम्बेंट बोलते हैं। चैलेंजर, सक्सेसर, चैलेंजर और सक्सेसर से जैसे अभी अगर हम इंडिया के टर्म में देखें तो हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मिस्टर मोदी ना, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो अब ये क्या है? ये इनकम्बेंटेंट, ये ऑक्यूपेंट है, ये होल्डर है उस पोजीशन के। वहीं पर से अगर नेक्स्ट टर्म में जब 2024 में इलेक्शंस होते हैं तो बाकी जितने भी इनके अपोजिट्स हैं, है ना, मान लो राहुल गांधी है ना, या फिर नेक्स्ट केजरीवाल जी हैं, या सो ऑन, जो भी आप मान के चले, वो सब क्या है? वो चैलेंजर है, वो चैलेंजर है। जैसे राजा का थ्रोन रहता है, तो राजा जो उस थ्रोन पर बैठा है वो क्या है? उसका होल्डर है, उसका ऑक्यूपेंट है। पर जब उसका सन आएगा तो सन सक्सेसर रहेगा। और वहीं पर कोई दुश्मन आता है और उस थ्रोन को चैलेंज करता है तो उसको हम बोलेंगे चैलेंजर। देखो, जो भी नेक्स्ट आ रहा है पर वो किस तरह से आ रहा है उसके हिसाब से शब्द चेंजेस हो जाते हैं, तो यह हमें सीखना रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शब्द है वो रेजिलियंस है। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? रेजिलियंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस दिखाना, ठीक है, रेजिस्टेंस दिखाना, विरोध करना। जैसे फ्रिक्शन रहती है ना, हवा, हवा का रेजिस्टेंस लगता है, वैसे ही। सिनोनिम्स में हमारे पास टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी। एंटोनिम्स में हमारे पास है फ्रेजिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी और फ्रेजिलिटी। जो वल्नरेबिलिटी मतलब जो आसानी से जिसको खतरा हो सकता है आसानी से, और फ्रेजिलिटी का मतलब क्या होता है? जो बहुत नाजुक रहता है, फ्लिम्जी, ठीक। सहनशीलता, सहनशीलता, रेजिलियंस शो करना। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में स्लाइटली मीनिंग बदलते रहते हैं, तो ये हमें सीखना रहेगा। एग्जाम्पल्स में हमारे पास है रेजिलियंस इज एन एसेंशियल, अच्छा, रेजिलियंस इज एसेंशियल इन फेसिंग चैलेंजेस। भाई सहनशीलता रहेगी, अगर सहन शक्ति आप में है तो जो भी आपके चैलेंजेस है उसको आप आसानी से फेस कर देंगे। और सहनशीलता इज मस्ट, रेजिलियंस इज मस्ट इन फेसिंग चैलेंजेस, ठीक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रेप्रोचमेंट। रेप्रोचमेंट शब्द है हमारे पास, सिनोनिम्स में हमारे पास रिकन्सिलिएशन और अंडरस्टैंडिंग है। हमारे एंटोनिम्स में हमारे पास एस्ट्रेंजमेंट और हॉस्टिलिटी। हिंदी शब्द है हमारे पास समीपता। रेप्रोचमेंट मतलब समीपता, निकटता, निकटता भी आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास द लीडर्स एम्ड फॉर रेप्रोचमेंट आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो जो भी बहुत सी बार होता है ना, पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, मान लो ए पार्टी और बी पार्टी में बहुत टकराव है, ठीक, एकदम अपोजिट है, पर जब इनके बेनिफिट दिखते हैं ना तो ये आपस में ऐसा लगता है कि ए और बी कभी तो बिछड़े ही नहीं थे, तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो ये होता है ना, हम बोल देंगे रेप्रोचमेंट, निकटता, समीप आ गए। ऑफ रैंप, ऑफ रैंप का मतलब क्या होता है? टू एग्जिट, टू एग्जिट, वे आउट, है ना, बाहर निकलना। एंटोनियम ऑन रैंप, सीधा है, ऑन ऑफ एंट्रेंस, हिंदी बाहर जाने का मार्ग। एग्जाम्पल डिप्लोमेसी प्रोवाइडेड एन ऑफ रैंप टू अवॉइड फर्दर एस्केलेशन। तो जो डिप्लोमेसी है प्रोवाइडेड एन ऑफ रैंप, जैसे बहुत सी बार होता है न, हम ये डिप्लोमेट्स की भाषा भी है वैसे कि नथिंग, इस तरह से बोलते कि बातचीत से सारे हल निकल जाते हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बातचीत से ना हो, तो डिप्लोमेट्स करते ही हैं। दे ट्राई टू अवॉइड द वॉर, दे ट्राई टू अवॉइड वॉर एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके वो करते हैं, कोशिश करते हैं कि वॉर को अवॉइड किया जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली वॉर में नुकसान ही होता है। आप चाहे खुशियाँ मनाए, ठीक है, वो टेम्परेरी रहता है,
पर लॉन्ग टर्म में वॉर से नुकसान ही रहता है दोनों पार्टीज़ का, हुएवर इन्वॉल्व्स इन दैट। तो नेक्स्ट हमारे पास है वेंजफुल। वेंजफुल का मतलब क्या है? वेंजफुल में सिनोनिम्स हमारे पास रिटेलिएटरी, विंडिक्टिव। अच्छा विंडिक्टिव, हाँ एक अच्छा शब्द है विंडिक्टिव। ये एसएससी एग्जाम्स में आ चुका है, प्रीवियस एसएससी एग्जाम में आ चुका है विंडिक्टिव। ठीक है, तो विंडिक्टिव का मतलब होता है वेंजफुल, रिवेंजफुल, जो बदला लेने की भावना में यकीन रखता हो। एंटोनिम्स में फॉरगिविंग, माफ़ी वाला, मर्सीफुल मतलब दयालु, प्रतिशोधी हिंदी अर्थ रहेगा प्रतिशोधी। द वेंजफुल रिस्पॉन्स ओनली इंटेंसिफाइड द कॉन्फ्लिक्ट। तो जो वेंजफुल रिस्पॉन्स है, जो प्रतिशोधी जवाब है, उसने क्या किया, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था ना, जो भी मान लो वॉर या फिर जो भी समस्या थी, उसको और बढ़ा दिया। जैसे आग में घी का काम किया, एक मुहावरा है हिंदी में, आग में घी डालना। तो क्या किया, जो वेंजफुल रेस्पॉन्स है, उसने आग में घी का काम किया कॉन्फ्लिक्ट में। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव शब्द का अर्थ है एग्रेसिव और अटैकिंग, बिल्कुल ऐसे दम दमा के बात करना या फिर अटैक करना किसी। डिफेंसिव वहीं इसके एंटोनिम्स है, और प्रोटेक्टिव। हिंदी में प्रवृत्ति नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ऑफेंसिव मतलब होता है थोड़ा सा इंटेंसिटी होती, गुस्से वाली, ठीक। और एग्जाम्पल है हमारे पास, द कंट्री लॉन्च्ड एन ऑफेंसिव अगेंस्ट इट्स राइवल। ऑफेंसिव कुछ होना चाहिए, ऑफेंसिव नाउन नहीं है, ऑफेंसिव एडजेक्टिव है। ऑफेंसिव, जैसे ऑफेंसिव बिहेवियर हम बोलते हैं, तो बिहेवियर नाउन हो गया और ऑफेंसिव इसका एडजेक्टिव हो गया, ऑफेंसिव एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस, ये एग्जाम्पल थोड़ा गलत है, ठीक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वेंजफुल ऑफेंसिव। देखो, बीइंग ऑफेंसिव हो सकता है, ही इज बीइंग ऑफेंसिव, तो प्रतिशोध रूप से हमला करना, ठीक। प्रतिशोध रूप से, पिछला देखते हैं हम, प्रवृत्ति था ना, प्रतिशोध रूप से हमला करना, ये हो सकता है कि भाई आप बिल्कुल आ रहे हो और बदले लेने की भावना से आप हमला कर रहे हो। रिटेलिएटरी अटैक सिनोनिम्स रहेंगे विंडिक्टिव, एग्रेशन एंड एंटोनिम्स में वहीं बात करेंगे पीसफुल अप्रोच, कंसिलिएटरी मेजर्स। सीज फायर मतलब होता है कि पार्टी ए और बी के बीच में अगर लड़ाई चल रही है, तो अभी के लिए एग्रीमेंट करते हैं कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, वी विल स्टिक टू आवर पोजीशन, जो भी हमने फेस ऑफ कर रखा है तो एक दूसरे को वहीं पर रहेंगे, पर अभी हम कोई गोली वोली नहीं चलाएंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम सीज फायर। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि जंग खत्म हो जाना, ये होता है कि टेम्परेरी रूप से हम अभी नहीं लड़ रहे। तो ट्रूस और आर्मिस्टाइज, हॉस्टिलिटीज, कॉन्फ्लिक्ट, ये इसके एंटोनिम्स है। युद्ध विराम, युद्ध पे विराम लगना। द टू नेशंस एग्रीड टू अ सीज फायर टू हॉल्ट द फाइटिंग। हॉल्ट मतलब होता है टू स्टॉप, हॉल्ट। इनहेरेंट का मतलब होता है जो अनुवांशिक रहता है, जो आप अपने माँ बाप से लेके आते हो, परिवार से लेके आते हो। इंट्रिंसिक, इनेट, ये इनेट शब्द याद रखिएगा, इनेट, ये एग्जाम्स में आ चुका है प्रीवियसली, तो इसको याद रखिएगा। इंट्रिंसिक अधिकतर लोग जानते हैं, पर इनेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनहेरेंट। एंटोनियम्स में है हमारे पास एक्वायर्ड, एक्सटर्नल, जो बाहरी रूप से है। सहज, इनहेरेंट, जैसे बाय नेचर आता है, इनहेरेंट का मतलब होता है बाय नेचर, इट्स इनहेरेंटली, ही इज इनहेरेंटली फास्ट, ही इज इनहेरेंटली इंटेलिजेंट, तो वो उसका बिहेवियर है, वो जेनेटिकली उसको एक एडवांटेज मिला है, इसलिए यहाँ पर सहज शब्द आया है। द इनहेरेंट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम नीडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, तो द इनहेरेंट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम नीडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, ठीक। हमारे पास ये एग्जाम्पल है। तो जो एग्जाम्पल है वो बोल रहा है कि जो जो नेचर है प्रॉब्लम का वो स्वाभाविक है, तो इसलिए हमें एक कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है व्यापक, मतलब
चौतरफा, सभी ओर से, तो एक चौतरफा सॉल्यूशन की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर अब हम एडिटोरियल्स पे आ चुके हैं। तो जो हमारा पहला एडिटोरियल है उसका ये हेडलाइन है और यहीं वहीं पर ये सब हेडिंग है। तो हेडलाइन पढ़ते हैं, फिर हम पैराग्राफ वाइज एडिटोरियल पढ़ेंगे। आप चाहो तो पॉज कीजिए वीडियो को और अपने हिसाब से एडिटोरियल को पढ़ें और फिर समझें और फिर उसके बाद कंटिन्यू करें। तो इससे क्या होगा कि आप स्वयं आप बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेडिंग है हमारे पास रीजनल टर्मोइल ऑन द वेस्ट एशिया सिचुएशन। सब हेडिंग है हमें वेस्ट एशिया नीड्स अ न्यू सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम विद द पैलेस्टाइन इशू एट द सेंटर। तो रीजनल टर्मोइल क्या होता है? रीजनल मतलब तो क्षेत्रीय, है ना। तो जो क्षेत्र में टर्मोइल मतलब अस्त व्यस्त होना, टर्मोइल मतलब होता है अस्त व्यस्त, अस्थिरता। तो ऑन द वेस्ट एशिया सिचुएशन, तो हेडिंग बोल रही है कि जो रीजनल टर्मोइल है वेस्ट एशिया सिचुएशन, जो वेस्ट एशिया सिचुएशन कौन सी है? जो इजराइल है, फ़लस्तीन है, ईरान है, गल्फ कंट्रीज है, इन सबको हम बोलते हैं वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में जो टर्मोइल है उसको देखते हुए उन्होंने क्या बोला है ऑथर ने कि वेस्ट एशिया को एक सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम चाहिए। सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम मतलब सिक्योरिटी बैलेंस चाहिए। अभी थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है तो वहाँ पर एक बैलेंस चाहिए सिक्योरिटी विद द पैलेस्तीन इशू एट द सेंटर। जो पैलेस्तीन का इशू है उसको केंद्र में रखते हुए उस पर फोकस रखते हुए। जनवरी 18 का ये आर्टिकल है। द वॉर ऑन गाजा इज नो लॉन्गर अबाउट इसराइल एंड हमास। तो भाई बोल रहा है कि हमास और इसराइल के बीच में अब जंग रही नहीं है, ये बढ़ चुकी है। इसराइल हैज़ कैरिड आउट टारगेटेड स्ट्राइक्स इन लेबनान एंड सीरिया किलिंग हजबुल्ला, हमास एंड ईरानियन कमांडर। तो जो इसराइल ने क्या किया, टारगेटेड स्ट्राइक्स करी कि चुन चुन के उन्होंने मारा है। तो कहाँ पर करी स्ट्राइक्स? लेबनान एंड सीरिया। किस किस को मारा है? हजबुल्ला, हमास और ईरानियन कमांडर्स को। फ्रॉम सदर्न लेबनान हजबुल्ला इज एक्सचेंजिंग फायर विद इजरायली ट्रूप्स। तो जो साउथ लेबनान है, दक्षिण लेबनान है, वहाँ से हिजबुल्ला क्या कर रहा है? वो इजरायली से लोहा ले रहा है, लाइक इसराइल इसे लड़ रहा है। एक्सचेंजिंग फायर का मतलब होता है, एक तो होता है एक्सचेंजिंग फायर और होता है एक्सचेंजिंग वर्ड्स। एक्सचेंजिंग वर्ड्स इसका मतलब होता है बातों से लड़ना, एक दूसरे को अपशब्द बोलना, ये एक्सचेंजिंग वर्ड्स होता है। और यहाँ एक्सचेंजिंग फायर मतलब होता है आर्म से लड़ना की वॉर जारी है। ईरान बेग्ड मिलिशियाज इन सीरिया एंड इराक हैव अटैक्ड यूएस फोर्सेस इन सीरिया एंड इराक। तो भाई यहाँ पर जो ईरान से बेग्ड जो मिलिशियाज हैं वो सीरिया में है और इराक में है। उन्होंने क्या किया, जो यूएस फोर्सेस है कहाँ पर है? सीरिया और इराक में, उनको अटैक किया। और वो मिलिशियाज कौन से? हूती। अभी न्यूज़ में था हूती रिबेल्स ने रेड सी में क्या किया था, एक शिप पकड़ लिया था, ठीक है। तो हूती रिबेल्स अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, हूती रिबेल्स। द ईरान बेग्ड रिबेल्स ऑफ यमन हैव टर्न द रेड सी इनटू अ बैटलफील्ड। देखो रेड सी को क्या किया उन्होंने, एक बैटलफील्ड में कन्वर्ट कर दिया। द यूएस एयर स्ट्राइक्स इन इराक, सीरिया एंड यमन सीक टू रिटेलिएट अगेंस्ट शिया मिलिशियाज। तो ये जो हूती रिबेल्स है ये कौन है? शिया मिलिशिया से। और जो यूएस की जो स्ट्राइक्स है इराक, सीरिया और यमन में, वो क्या कर रहा है, वो चाह रहा है कि जो शिया मिलिशिया से हूती रिबेल से ये पीछे हट जाए। एल्स chaos and instability spread, Sunni Islamist militias attacked Iran, killing at least 100 people। और जैसे जैसे chaos बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये जो सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिशिया से इन्होंने क्या करा, ईरान पे अटैक कर दिया और 100 लोगों को मार दिया। कितने लोगों को? 100 लोगों का। इन द लेटेस्ट एस्केलेशन ईरान क्लेम्स टू हैव डिस्ट्रॉयड एन इजरायली इंटेलिजेंस आउटपोस्ट इन इराक कुर्दिस्तान एंड ट्रेनिंग कैंप्स ऑफ सुन्नी इस्लामिस्ट इन सीरिया। तो क्या करा, जो ईरान ने वो क्लेम करा है कि उसने क्या किया, जो इजरायली इंटेलिजेंस था,
इजरायली इंटेलिजेंस आउटपोस्ट है कहाँ पर, इराक के कुर्दिस्तान में। वहाँ पर जो ट्रेनिंग कैंप्स है सुन्नी, उनको भी ये इराक के जो कुर्दिस्तान में इजरायली की इंटेलिजेंस है, यहाँ पर भी उसने हमला किया है, इनको भी डिस्ट्रॉय किया। और साथ ही साथ जो सुन्नी इस्लामिस्ट है कहाँ पर, सीरिया में और पाकिस्तान में, इनको भी एयर स्ट्राइक किया है। दिस इज नाउ ए क्लासिक केस ऑफ रीजनल एनार्की वेयर कंट्रीज आर टेकिंग यूनिलेटरली मिलिट्री मेजर्स टू एड्रेस देयर perceived security challenges, throwing international laws and the ideas of sovereignty, the bedrock of the international system, to the wind, thereby risking a wider all out war। तो भाई ये जो केस है, ये जो ईरान ने सीरिया पे हमला करा, सीरिया में जितने भी मिलिशिया से पाकिस्तान ने वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर दी, फिर इसराइल के जो इंटेलिजेंस आउटपोस्ट, ये इंक्लूडिंग दिस ऑल ऑफ दिस, ये सारा जो केओस है ये क्लासिक केस है काहे का, एनार्की का। एनार्की का मतलब क्या होता है, एनार्की का मतलब होता है जब कोई ऑर्डर नहीं रहता, जब ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं रहता, तो वहाँ पर जो केओस होता है विच कुड बी वायलेंट, तो वो जो केओस होता है उसको हम बोलते हैं एनार्की। तो ये सारा जो है एनार्की की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर जो कंट्रीज है वो यूनिलेटरली मिलिट्री मेजर्स ले, मतलब स्वयं से, यूनिलेटरली मतलब स्वयं से, बिना किसी को इत्तला करे, बिना किसी से सलाह मशवरा करे, यूएनएस से नहीं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, कहीं से भी नहीं, और स्वयं से दे आर ऑन देयर ओन, वो क्या कर रहे हैं, मिलिट्री मेजर्स ले रहे हैं और एड्रेस कर रहे हैं। एड्रेस मतलब उनको अपने अपने जो मसले हैं, अपने जो शिकायतें हैं, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जब परसीव्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस का मतलब उनको ऐसा लगता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ऐसा लगता है कि उनकी सिक्योरिटी को चैलेंजेस है, तो उनको एड्रेस करते हुए यूनिलेटरली मेजर्स ले रहे हैं। थ्रोइंग इंटरनेशनल लॉस एंड द आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी, और जो आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी है, आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी मतलब जो संप्रभुता रहती है, एक देश की संप्रभुता रहती है, उसको ना मानते हुए, और जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उनको भी ताक पे रखते हुए, जो कि बेडरॉक ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि एक बेडरॉक है, जो नींव है इंटरनेशनल सिस्टम की। टू द विंड का मतलब होता है ताक पे रखना, मतलब उसको बिल्कुल उसको सरे से नकार देना, टू द विंड ये फ्रेज है। देयर बाय रिस्किंग अ वाइडर ऑल आउट वॉर, और इसी का जो एक ये बड़ी वॉर में तब्दील हो सकती है, बड़ी वॉर में तब्दील हो सकती है, ये सब चीज़ें ये रिस्क कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम बढ़ते हैं। जस्ट वीक्स बिफोर द October 7 अटैक, जेक सलिवन, द यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, had said the Middle East is quieter today than it has been in 2 decades। तो जो भी 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था, 7 अक्टूबर में क्या अटैक हुआ था, हमास ने क्या किया था, हमास ये एक ग्रुप है गाजा में, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इजराइल पर अटैक कर दिया था। तो इसके ही कुछ वीक्स पहले, कुछ सप्ताह पहले, जो जेक सलीवन है, ये यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने कहा था कि जो मिडिल ईस्ट है आजकल वो काफ़ी क्वाइट रहता है पिछले 2 दशकों से, मतलब पिछले 20 सालों में इन दोनों वो काफ़ी क्वाइट रहता है उनके मुकाबले। द अब्राहम अकॉर्ड्स वेयर ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग एंड सऊदी अरेबिया एंड इसराइल वेयर मूविंग क्लोजर टूवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। तो अब्राहम एकॉर्ड्स क्या है, अब्राहम एकॉर्ड्स वो है जो इसराइल और बाकी अदर गल्फ कंट्रीज़ के बीच में हुए थे, इसराइल पैलेस्टीनियन को लेके। ठीक, तो ये जो अब्राहम एकॉर्ड्स है ये अभी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे 2 हफ्ते पहले तक, 7 अक्टूबर के, जो कि सऊदी और इसराइल के जो रिलेशंस थे उनको नॉर्मलाइज कर रहे थे। इराक हैड बिकम क्वाइटर, गल्फ अरब्स एंड Iran had reached a reapproachment and a ceasefire was holding in Yemen। और ये सब बता रहे हैं, यही जनाब बता रहे हैं कि जो इराक है वो भी चुप था, और जो गल्फ अरब और ईरान के बीच में एक रीअप्रोचमेंट हुआ था, एक सीज फायर हो चुका था। रीअप्रोचमेंट का मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूँ, रीअप्रोचमेंट हो चुका था, एक सीज फायर हो चुका था, एंड यमन सीज फायर वॉज होल्डिंग इन यमन, और यमन में एक सीज फायर होल्ड करा हुआ था। Most of these changes, however, ignored the oldest crisis in the region, Israel's continuing occupation of Palestine। अब इन सभी के बीच में एक एलिफेंट इन द रूम सब अवॉइड कर रहे थे। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है बड़ी प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम रहती है, जो ओल्डेस्ट क्राइसिस है। ओल्डेस्ट क्राइसिस क्या था,
इजराइल और फ़लस्तीन के बीच का विवाद। तो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो विवाद था, इजराइल्स कंटिन्यूइंग ऑक्यूपेशन ऑफ उधर के हिसाब से सब लोग क्या इसको नेग्लेक्ट कर रहे थे, जो इजराइल है वो फ़लस्तीन की टेरिटरीज को कब्जाया जा रहा था। द October 7 Hamas attack and Israel's subsequent vengeful offensive in Gaza have not only brought Palestine back to center of West Asia but also it lit fires। तो भाई ये जो 7 अक्टूबर का जो हमला है, इसने क्या किया, जो 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला हुआ, फिर इजराइल ने आवेश में आकर जो बदला लेने की भावना से जो गाज़ा पर अटैक किया, तो ये सारी जितने भी प्रॉब्लम्स है उनका ये केंद्र बन गया। जितने भी क्राइसिस थे इन्होंने इसका केंद्र बन, ट्रिगरिंग परहैप्स द डीपेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस इन द रीजन सिंस 1960। और 1967 से लेके आज तक जो भी पूरा मिडिल ईस्ट वाला रीजन है उसमें जो सिक्योरिटी क्राइसिस है उसको डीपेन कर दिया और बढ़ा दिया। The involvement of non-state actors and the absence of an off-ramp complicate matters. After 100 days of war with Hamas, Israel has achieved little। तो नॉन स्टेट एक्टर्स किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हिजबुल्ला हम और हूती, इन सब की बात कर रहा है नॉन स्टेट एक्टर्स। ये नॉन स्टेट एक्टर्स इसलिए हैं कि कोई भी कंट्री इनको ओन नहीं करता, कोई भी कंट्री इनको ऑफिशियली ओन नहीं करता। अनऑफिशियली तो बहुत कुछ करता है, जैसे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, वो अनऑफिशियली बहुत कुछ करता है पर ऑफिशियली कभी नहीं कहता कि हम टेररिस्ट स्टेट है, पर दुनिया को पता है पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट। ठीक, तो नॉन स्टेट एक्टर्स उन्हीं को कहते हैं। एंड द एब्सेंस ऑफ एन ऑफ रैम कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स आफ्टर 100, और उधर कह रहा है कि 100 दिन हो गए लड़ाई को, उसके बाद भी इजराइल को कोई खास गाजा में हासिल नहीं हो, बहुत लिटिल, ठीक, बहुत नाम मात्र हासिल हुआ है। तो ये हमारा था पैराग्राफ जो कि हमने देखा। अब आपके लिए एक होमवर्क है या फिर आप ट्राई कीजिएगा, आप इसका एक प्रीसे लिखिएगा। ठीक है, इसको प्रीसाइज नहीं पढ़ते, इसको बोलते हैं प्रीसे। एक प्रीसे लिखिएगा, इसके ऊपर मेन पॉइंट्स आपको रखना है, एग्जाम्पल्स हटा दीजिएगा। एग्जाम्पल्स प्रीसे में देखो, एग्जाम्पल्स अगर प्रीसे को कैसे लिखते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है। मुश्किल से 60, 65, 55 to 65 वर्ड्स होने चाहिए, एंड 55 to 65 वर्ड्स होने चाहिए आपके। और एग्जाम्पल्स अगर बहुत जगह एग्जाम्पल्स देते हो, अवॉइड एग्जाम्पल्स अनटिल अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम्पल्स अवॉइड कीजिए। ठीक, और टू द पॉइंट आप बात कीजिए, वहाँ पर आप सक्सेसफुल रहेंगे राइटिंग अ गुड प्रीसे। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अच्छा, और बचा है, सॉरी थोड़ा सा और बचा है। द हूतीज, अ मिलिशिया दैट सर्वाइव्ड 7 years of Saudi bombing, are unlikely to be deterred by America। तो जो हूती रिबेल्स है, जो रेड सी में हूती रिबेल्स है, उन्होंने क्या किया, 7 साल तक जो सऊदी की बॉम्बिंग उसको सर्वाइव कर गया, तो हार्डली वो पीछे हटेंगे। डिटरेट मतलब पीछे हटना, डिस्करेज होना। अमेरिका स्ट्राइक, तो जो अमेरिका जो स्ट्राइक कर रहा है उससे हार्डली डिस्करेज होंगे, लगता नहीं है। Even though Iran wants to showcase strength and boldness, it cannot mask its inherent weakness। तो भाई ईरान चाहता है कि वो अपनी ताकत दिखाए, पर ईरान अपनी वीकनेस को छुपा नहीं सकता। कौन सी वीकनेस को बोल रहे हैं, जो स्वाभाविक, इनहेरेंट मतलब जो उसकी सहज वीकनेस है। पॉलिटिकल टर्मोइल है उसके यहाँ, इनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी, तो उसको ये छुपानी चाहिए। इन वीकनेस की ये बात कर रहा है। विच ऑल्सो मेक्स इट्स अनप्रेडिक्टेबल, इसीलिए वो एक अनप्रेडिक्टेबल है, वे कब जंग हार जाए, कब जंग जीत जाए, फिर उसको एक्सीलेट कर दे। दैट कांट बी सेड। द ओल्ड ऑर्डर एंकर्ड बाय अमेरिकाज डोमिनेटिंग रीजनल प्रेजेंस इज इन टेटर्स। तो अब क्या है, जो ओल्ड ऑर्डर था, जो पुराना ऑर्डर था कि अमेरिका ने खोटा गाड़ रखा था, तो वो अब क्या ढीला होने लगा, खोटा उसका ढीला होने लगा है। तो जो रीजनल में उसकी जो प्रेजेंस थी वो अब कमज़ोर होने लगी। टेटर्स मतलब अब कमज़ोर होने लगी। वट वेस्ट एशिया नीड्स इज़ अ न्यू सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम। तो जो अब वेस्ट एशिया है, जो पूरा रीजनल है, गल्फ, इजराइल, ईरान, इराक, इनको क्या एक न्यू सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम, सिक्योरिटी बैलेंस चाहिए। और यहाँ पर उधर सजेस्ट करता है देयर हैज़ टू बी एन इमीडिएट सीज फायर इन गाजा
and peace between Israel and Palestinians could be used as a springboard for further talks aimed at regional security between the main stakeholders Israel, Arab nations, Iran, the US and the respective allies and proxies. तो यहाँ पर जो ऑथर है वो सजेस्ट कर रहा है कि भाई सीज फायर होना चाहिए गाजा में, और जो इसराइल और पैलेस्टाइन है वहाँ पर पीस की बात होनी चाहिए, और ये जो है ये पीस की बात एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह, स्प्रिंग बोर्ड मतलब रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक, जो बाउंस देता हो है ना, जो पुश देगा, ये पुश देगा, कैसी बातों को पुश देगा, जो सिक्योरिटी है, रीजनल सिक्योरिटी, इन बातों को ये पुश करेगा, एमिंग रीजनल सिक्योरिटी बिटवीन मेन स्टेक होल्डर। मेन स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? इसराइल है, अरब नेशंस है, ईरान है, यूएस है, और बाकी छोटे मोटे जितने भी एलाइस है आसपास के, और जो भी प्रोक्सीज। अब प्रोक्सीज क्या होती है? से नॉर्मली अभी तक जब से वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह हुआ है और परमाणु परीक्षण हो चुके हैं, उसके बाद से दो नेशंस ने बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी। एक है अमेरिका एंड रशिया। ये स्वयं नहीं कूदते, ये आपस में खुद नहीं लड़ते, ये इनको पता है कि अगर ये एक दूसरे से टकराएंगे इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, किसी कंट्री को पकड़ते, मान लो अमेरिका ने पकड़ा ए को और बी को, इनने देखा ए और बी के आपस में मतभेद है, रशिया बी का दामन थाम लेगा, अमेरिका ए का दामन थाम लेगा। अब ये इसको हथियार के सप्लाई करेगा, ये इसको हथियार के सप्लाई करेगा, और ये आपस में लड़ते रहेंगे। कुछ भी वजह कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से अमेरिका लड़ता है, अमेरिका नहीं, इन द अमेरिका रशिया जो भी नेशन हो वो इस तरह से प्रोक्सीज लड़ते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ ख़त्म होता है। जैसा मैंने बताया था कि आपको प्री से लिखिएगा और प्री से का एक हेडिंग देखिएगा, अदर देन जो हेडिंग लिखी है उसके अलावा भी पहले लिखिएगा फिर हेडिंग सोचिएगा, पहले से हेडिंग मत लिख लीजिएगा। बढ़िया 55 से 60 शब्द में 55 to 65 वर्ड्स में लिखिए, देन राइट डाउन अ हेडिंग, अप्रोप्रिएट हेडिंग फॉर द प्रीसे। पहले प्रीसे लिखिएगा फिर प्रीसे को पढ़िएगा, फिर आपके दिमाग में जो भी हेडिंग है, एंड कीप इट सिंपल, कीप द प्रीसे सिंपल, वेरी सिंपल। यू नीड टू, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आपकी अगर वोकेबलरी बहुत अच्छी है तो आप शो ऑफ कर रहे हैं, डोंट डू दैट, जस्ट कीप द वोकेबलरी सिंपल, ओके, ऐसा कि कोई भी समझ सके। देन तभी वो जो प्रीसे है वो सक्सेसफुल रहता है, तभी वो एडवांटेजियस रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आज का हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है, जो कि यूएस में जो 2014 में इलेक्शंस होने वाले, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसके रिगार्डिंग जो ट्रम्प की पोजीशन है और रिपब्लिकन पार्टी की पोजीशन से अभी उसके रिगार्डिंग है। तो पढ़ते हैं। Former US President Donald Trump has established a significant lead over other Republican Party candidates in the first formal event of the election season, the Iowa caucuses। तो यह बोल रहा है कि जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी रिमार्केबल, जो सिग्निफिकेंट है, जो रिमार्केबल लीड है वो इस्टेब्लिश करी। अभी जितने भी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में जो फॉर्मल इवेंट हुआ है इलेक्शन सीजन में, जो आयोवा कॉकस है। आयोवा कॉकस क्या है? आयोवा एक स्टेट यूएस में, और कॉकसेस क्या होता है? कॉकसेस कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग को बोलते हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग मीटिंग जिसमें कुछ डिसीशंस लिए गए हों, है ना, उसको हम कॉकसेस बोलते हैं। कॉकसेस प्लूरल है यहाँ पर। दिस पुट्स हिम इन पोल पोजीशन टू बी द रिपब्लिकन नॉमिनी फॉर द नवंबर 2014 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इवन दो द नॉमिनेशन प्रोसेस थ्रू स्टेट लेवल प्राइमरीज एंड कॉकसेस इज यूजुअली हार्ड फॉट एंड कैन प्रोड्यूस सरप्राइज आउटकम्स। अब ये बोल रहा है कि इसको ये जो इवेंट हुआ है इसमें जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है उसको उनको पोल पोजीशन में रखता है। पोल पोजीशन मैंने बताया था, फ्रंट पोजीशन, एडवांटेजेस पोजीशन, ये पोल पोजीशन का मतलब होता है जो रिपब्लिकन नॉमिनी है उनमें मिस्टर ट्रंप को पोल पोजीशन पर रखता है। दो हम ये कह नहीं सकते, जो भी जो स्टेट लेवल प्राइमरीज होते हैं या कॉकसेस होते हैं, जो मीटिंग्स होती है उसमें जो आउटकम्स रहते हैं वो बहुत ही सरप्राइजिंग रहता है, पर फिर भी कहा जा सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है अभी लीडिंग पोजीशन में है। While the 45th president scooped up 20 delegates in Iowa, far ahead of the 9 delegates of Florida Governor
Ron DeSantis and 8 delegates of former South Carolina Governor Nikki Haley in order to win the party's nomination. A candidate would require a total of 1215 डेलीगेट। अभी बोल रहे जो 45th प्रेसिडेंट कौन थे, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने क्या 20 डेलीगेट से आगे हैं, 20 डेलीगेट्स। ही हैज़ एक्वायर्ड 20 डेलीगेट्स। स्कूप्ड अब मतलब होता है इंक्रीज्ड, है ना, एडेड, कलेक्टेड, इसका स्कूप्ड अप का मतलब होता है। तो 20 डेलीगेट्स मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के पास है। वहीं पर 9 डेलीगेट्स जो हैं वो फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सैंटिस को सपोर्ट करते हैं, और 8 डेलीगेट हैं जो मिस हेली को सपोर्ट करते हैं, जो कैरोलिना, साउथ कैरोलिना के गवर्नर है। अब इनमें से किसी को अगर प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनना है तो उसको 1215 डेलीगेट्स चाहिए ओवरऑल, ठीक। मीनवाइल द नेक्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट वाज कैंसल्ड आफ्टर मिस हेली डिक्लाइन टू अपीयर ऑन स्टेज अनलेस मिस्टर ट्रंप पार्टिसिपेट्स टू, समथिंग ही हैज रिफ्यूज्ड टू डू सो फार। अब ये क्या है, अगला जो रिपब्लिकन डिबेट होने वाला था, प्रेसिडेंशियल डिबेट, वो कैंसिल हो चुका है। क्यों? क्योंकि मिस हेली जो है, निकी हेली, उन्होंने डिनाई कर दिया टू अपीयर ऑन स्टेज, क्योंकि मिस्टर ट्रंप, वो चाहते कि मिस्टर ट्रंप भी पार्टिसिपेट करे, पर इवेंचुअली मिस्टर ट्रंप ने रिफ्यूज़ कर दिया पार्टिसिपेट के लिए डिबेट में। इंडीड it is Miss Haley who perhaps represents the greatest possibility of posing a challenge to Mr. Trump, and the next Republican contest in New Hampshire, a swing state, will be her best opportunity to dent his momentum. अब यहाँ पर जो ऑथर है वो बोल रहा है कि जो मिस हेली है वो ही एक टक्कर की ओपोनेंट है। किसके ओपोनेंट? मिस्टर ट्रंप के, जो कि एक अच्छा चैलेंज पुट कर सकती है मिस्टर ट्रंप के आगे। और ये जो नेक्स्ट रिपब्लिकन कॉन्टेस्ट है हेमिस्फेयर, न्यू हेमिस्फेयर में, ये न्यू हेमिस्फेयर भी एक स्टेट है यूएस की, ये ध्यान रखिएगा ना, मतलब पैराग्राफ वाइज ध्यान रखिए कि कोई आपको जनरल नॉलेज के लिए ध्यान नहीं रखना, पैराग्राफ वाइज, क्योंकि एग्जाम्स में जब पैराग्राफ वगैरह आते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अनसीन पैसेजेस में। कॉन्टेस्ट इन न्यू हेमिस्फेयर अ स्विंग स्टेट। अब स्विंग स्टेट का मतलब मैं आपको समझा ही चुका हूँ, ऐसी स्टेट है ना, ऐसी कंडीशन। यहाँ पर स्टेट का मतलब लिटरली स्टेट से, राज्य से, तो ऐसी स्टेट है वहाँ पर जहाँ पर जो स्विंग क्यों इस्तेमाल करा, क्योंकि जो पेंडुलम रहता है ना, वो इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है पेंडुलम, ठीक, पेंडुलम दोनों तरफ जा सकता है। तो ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है, भाई इस करवट उस करवट, तो आउटकम जो रहता है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। विल बी हर बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और यही जो स्टेट है यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट होगा अगला, ये उसका मिस हेली का बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, जो कि मिस्टर ट्रंप का जो मोमेंटम है, जो विनिंग मोमेंटम जो गेन कर रखा है, उसमें एक डेंट डालने के लिए, उसको रोकने के लिए। कंटिन्यूएशन में हमारे पास है, द स्टेट हैज़ अ मोर वाइट एंड रूरल पॉपुलेशन एंड नियरली 40% ऑफ इट्स इलेक्टोरेट इज कंप्राइज्ड ऑफ इंडिपेंडेंट वोटर्स हु मे प्रेफर अ मोर मॉडरेट कैंडिडेट देन मिस्टर ट्रंप। और ये जो न्यू हेमिस्फेयर स्टेट है, इसमें एक अच्छी खासी वाइट पॉपुलेशन है, वाइट रूरल पॉपुलेशन, जो कि 40% है ना, लगभग 40% के आसपास है, और ये काफ़ी मॉडरेट है ना, इंडिपेंडेंट है, मॉडरेट है। तो ये मिस्टर ट्रंप को ना पसंद करते हुए हो सकता है मिस हेली को पसंद करें, क्योंकि मिस्टर ट्रंप जो है वो कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव में भी अगर हम एक स्केल लें, है ना, तो अगर मिस हेली यहाँ पर है तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर, मतलब जो भी है मिस हेली से वो ज़्यादा कंजर्वेटिव, तो ये जो मॉडरेट पॉपुलेशन हो सकता है मिस हेली को पसंद करे। Regardless of what twist of fate might lie ahead of the three candidates in the Republican primaries, it is clear from the Iowa results that Mr. Trump has bounced back from what someone considered the political embarrassment and legal quagmires of the 4 indictments that he has been slapped with for alleged improprieties of conduct during his time in office। अब ये बोल रहा है कि रिगार्डलेस, मतलब चाहे जो भी हो, है ना, वट एवर मे बी द सिचुएशन, जो भी ट्विस्ट ऑफ फेट हो, जो भी डेस्टिनी, जो भी किस्मत हो, वो इन तीनों के आगे जो भी लाए करते हो, पर यह बहुत स्पष्ट है, इट इज़ वेरी क्लियर दैट द आयोवा रिजल्ट्स, जो आयोवा में जो कॉन्टेस्ट हो उसके रिजल्ट से बहुत स्पष्ट होता है, मिस्टर ट्रंप हैज़ बाउंस बैक, मिस्टर ट्रंप ने एक अच्छा बाउंस बैक मारा। बाउंस बैक मतलब रिटर्न, ही हैज़ रिटर्न विथ फुल स्ट्रेंथ। और ये चाहे
चाहे कुछ लोग समझते हो कि जो पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट था और लीगल क्विगमारीज थी। लीगल क्विगमारीज मतलब क्या होता है, जो एक तो इंडिक्टमेंट होता है, इंडिक्टमेंट मतलब अक्यूजेशन होता है, और क्विगमारीज मतलब होता है। तो ये हमारा जो सेकंड एडिटोरियल था उसका प्रीसे था। जो फर्स्ट एडिटोरियल था वो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करें। मेक श्योर कि ये चीज़ें ध्यान रखें जो जो मैंने बताई है, कि आप प्रीसे को सिंपल रखें, 55 to 65 वर्ड्स करें। ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, बुरा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो या फिर कोई सुधार करना हो तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आप मुझे शिकायत कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, ये जो सेशन है हिंदी एडिटोरियल का, मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ आपके सामने लाऊं। तो ये इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से होगा, ना कि जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से होगा। हाँ, अगर कुछ करंट में कुछ चल रहा होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, पर ये इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से होगा। मेनली प्रीसे राइटिंग या फिर अनसीन पैसेजेस जो बैंक एग्ज़ाम्स में, एसएससी एग्ज़ाम्स में आते हैं, और कुछ वनडे एग्ज़ाम्स जैसे सीएसआईआर अभी आने वाली है ना, उसमें ये एक सेक्शन होता है राइटिंग का, वहाँ पर प्रीसे आता है। तो एक पैराग्राफ आपको दिया गया रहेगा और उस पर एक प्रीसे आपको लिखना रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो सेशन है वो मैंने प्लान किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।